हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है कि हमारा केमिस्ट्री में चैप्टर 2 चल रहा है सॉल्यूशन वाला, ठीक है। और ये इसका लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम आपको थर्ड लेसन पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला। तो आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि सर आदर्श और अनादर्श विलयन पढ़ा दो, पराशर दाब ज्ञात करने की विधियां पढ़ा दो। तो स्टूडेंट देखो, आदर्श और अनादर्श विलयन बहुत छोटा सा टॉपिक है और अगर इसकी गहराई में जाओ तो बहुत बड़ा टॉपिक भी है। तो देखो, अगर आप प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करोगे तो स्टूडेंट आपको देखने को मिलेगा कि हमने जो पढ़ाया है वही आपको सब कुछ एग्जाम में पूछा गया है। क्योंकि देखो, एक चीज़ होती है, ये जो शुरुआत के 4 लेसन से यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और न्यूमेरिकल यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो जो ऑफलाइन टीचर में अगर आप किसी से पढ़ रहे हो जिनको नॉलेज नहीं है, वो तो आपको A to Z हेडिंग कराएंगे जो आपकी बुक में लिखी हुई है। बट जो एक्सपीरियंस टीचर होगा वो आपको उस टाइप से पढ़ाएगा जिस टाइप से बोर्ड परीक्षाओं में आता है। तो यार, जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ते रहो, एक भी क्वेश्चन आउट चला जाए तब बोलना। और अगर कोई टॉपिक रह भी जाता है तो यार अभी प्रैक्टिस सेट भी करोगे, हम आपको प्रीवियस से पेपर भी कराएंगे, तो वहाँ पर आप एनालिसिस करके देख सकते हो कि क्वेश्चन आए हैं या नहीं। तो टेंशन मत लो, बोर्ड एग्जाम 2021 में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला जो हमने आप सभी को ना कराए हो। तो टेंशन मत लो बिल्कुल भी कि दिनेश सर ने जो पढ़ाया उसमें से पूछा नहीं जाएगा, A to Z पूछा जाएगा। बस टेंशन मत लो, हमारे पर बिलीव रखो, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज हम थोड़ा सा देखो राउल्ट के नियम के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं आप सभी को। राउल्ट का नियम क्या कहता है, आप सभी ने तैयार भी किया होगा। किसी विलयन का वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो विलय के मोल प्रभास के बराबर होता है। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, मैंने कल आप सभी को बताया था, P - PS इज इक्वल टू N/N+N। और अगर हमारा जो विलयन हमने ले रखा है, अगर वो बहुत ज़्यादा तनु है, अगर विलयन बहुत ज़्यादा तनु है तो हम विलय के जो मोल हैं उनको विलय के सापेक्ष नगण्य मान सकते हैं। तो मैंने आगे यहाँ पर लाइन लिख के आगे लिखा था, या P - PS/P इज इक्वल टू N/N, ठीक है। ये आप सभी को पता होगा। और स्मॉल एन आप सभी देखो बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो। तो स्मॉल एन बराबर क्या होता है, विलय का भार बट्टे विलय का अनुभार, और कैपिटल एन बराबर क्या होता है, कैपिटल W/कैपिटल N। तो ये दोनों वैल्यू स्टूडेंट हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो हमारा क्या सूत्र बनेगा, P - PS/P इज इक्वल टू N की वैल्यू लगा दो, W/M बटे कैपिटल W/कैपिटल M, ठीक है। तो हमारा आप सभी जानते हो W/M ऐसे ही रहेगा, कैपिटल M ऊपर पहुंच जाएगा तो कैपिटल M/कैपिटल W। तो ये हमारा सूत्र बन जाएगा जिस पर हम बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। वैसे भी आपको न्यूमेरिकल्स कल हम इस चैप्टर के सारे कंप्लीट करा चुके, तो वहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आएंगे। फिर मैं आप सभी से कह रहा हूँ, क्वथनांक गुणन, हिमांक गुणन, इन पर इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं कि पूछो मत, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारा राउल्ट का नियम कि किसी विलयन का वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो विलय के मोल प्रभास के बराबर होता है। और अगर हमारा विलयन बहुत ज़्यादा तनु है तो उस कंडीशन में जो विलय के मोल होंगे उनको हम विलय के सापेक्ष नगण्य मान सकते हैं। तो यहाँ पर n को हम 0 कर देंगे कैपिटल N के सापेक्ष, तो हमारा ये सूत्र बन जाएगा। और स्मॉल n और कैपिटल N के मान ये जानते हो आप सभी, क्योंकि बहुत टाइम से मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा ये सूत्र बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो है हमारा राउल्ट का नियम जो आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी क्योंकि जो बचे हुए टॉपिक्स हम उन्हें जल्दी खत्म करा देंगे, ठीक है। तो इसको तो मिटा देते हैं, ये आप सभी को मैं पहले भी क्लियर करा चुका हूँ। अब देखो, जानते हैं कुछ राउल्ट के नियम की कुछ सीमाएँ होती हैं। तो पहली सीमा तो स्टूडेंट यही है कि राउल्ट का जो नियम है वो तनु विलयनों पर लागू होता है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। मतलब जो विलयन तनु हैं उनके लिए ही लागू होगा। ऐसा नहीं है कि हमने विलयन को बहुत ज़्यादा सांद्र ले लिया तो राउल्ट का नियम काम करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो आप इस चीज़ को याद रखना कि जो राउल्ट का नियम है वो केवल डाइल्यूट सॉल्यूशंस जो होते हैं, जो हमारे तनु विलयन हैं, अगर विलय की मात्रा हमने विलायक में बहुत ज़्यादा कम घोली है तो जो विलयन बनते हैं उनको तनु कहते हैं। और अगर हमने विलय की मात्रा को बढ़ा दिया तो अब जो विलयन बनेंगे उनको हम सांद्र विलयन कहते हैं। तो अगर विलय की मात्रा कम घोली गई है तो विलयन हमारा डाइल्यूट बनेगा, और अगर हमने विलय की मात्रा को बढ़ा दिया तो उस कंडीशन में हमारा सांद्र विलयन बनता है। तो पहली कंडीशन यही है, पहली सीमा लिमिट यही है। अगर हमें राउल्ट का नियम लागू कराना है तो राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू नहीं होता। दूसरा है स्टूडेंट, यह नियम केवल, दूसरी है देखो अवाष्पशील पदार्थों के बारे में आपको बता चुका हूँ, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है, विलयनों पर लागू होता है। अवाष्पशील पदार्थ में आप सभी को बता चुका हूँ, ऐसे पदार्थ जिनको अगर आप गर्म करते हो
और वो वाष्प परिवर्तित नहीं होते हैं, उनको कहते हैं वाष्पशील पदार्थ। कपूर को गर्म करोगे, कपूर गर्म करने पर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो वो हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये नियम केवल उन्हीं के लिए लागू होगा जो अवाष्पशील पदार्थ हैं, ठीक है ना। तो अवाष्पशील पदार्थों को किसी विलायक में घोलोगे और हमारा जो विलयन बनेगा उन पर हमारा ये जो नियम है राउल्ट का वो लागू होता है, ठीक है। तो यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। तो ये 2 लिमिट आप सभी तैयार कर लेना। अगर पूछा जाता है कि राउल्ट का नियम लिखिए और राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखिए, यहाँ से क्वेश्चन ये दोनों मिलाकर पूछा जा सकता है कि राउल्ट का नियम किसे कहते हैं और राउल्ट के नियम की सीमाएं बताइए। तो राउल्ट का नियम आप सभी लिख दोगे कि विलयन का वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो विलय के मूल प्रवास के बराबर होता है, और आगे वो करिए दोगे जो मैंने आपको कराया था। और राउल्ट के नियम की सीमाएं 2 तैयार कर लो कि राउल्ट का जो नियम है वो तनु विलयनों पर लागू होता है, और दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी जो लिमिट है वो ये है कि यह नियम केवल और केवल जो अवाष्पशील पदार्थ होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ठीक है, आपका यूरिया हो गया, इनके लिए, इनको अगर आप विलायक में घोलोगे तो विलयन बनेगा, उस पर लागू होता है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला जो पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, परासरण तथा विसरण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। देखो ऑस्मोसिस के बारे में तो आप सभी जानते हो कि ऑस्मोसिस का एग्जांपल मैं अंतः परासरण, बाह्य परासरण आप सभी को करा चुका हूँ कि अगर कोई आप सभी ले लो किशमिश, अगर हमने किशमिश को जल में डाल दिया तो कुछ टाइम बाद आप क्या देखते हो कि जो किशमिश है वो फूल जाती है। तो किशमिश के बाहरी जो आवरण बना हुआ है वो काम करता है अर्धपारगम्य झिल्ली का, उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो उनके द्वारा जो जल है वो उस किशमिश के अंदर चला जाता है, क्योंकि किशमिश के अंदर विलयन कैसा होगा, सांद्र होगा, और जल हमारा कैसा है, विलायक कह सकते हो, नहीं तो उस विलयन के सापेक्ष कैसा होगा, तनु होगा। तो तनु विलयन जो है उसमें विलायक के कण सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं, इसी वजह से किशमिश जो है वो फूल जाती है। और अगर आपने अंगूर को ले रखा है और उसे आपने चीनी के गाढ़े घोल में डाल दिया या फिर आपने नमक के घोल में डाल दिया, तो आप क्या देखते हो कि कुछ टाइम बाद जो अंगूर है वो पिचक जाता है, मतलब किशमिश के आकार का बन जाता है। होता है ऐसा, आप सभी जानते हो। ऐसा क्यों हुआ? देखो अंगूर के अंदर जो सॉल्यूशन है वो तनु है और हमने जिस विलयन में डाला है वो सांद्र है। तो अब उस अंगूर के अंदर से जो विलायक के कण हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर उस सांद्र विलयन की ओर गमन करने लगते हैं। ये गमन स्वतः होता है, कोई से नहीं कराएगा, अपने आप ही विलायक के कण उस अंगूर के अंदर से उस चीनी के गाढ़े घोल में आ जाते हैं और जो अंगूर है हमारा वो पिचक के किशमिश बन जाता है बेचारा। ये तो हो गया ऑस्मोसिस के बारे में। लेकिन विसरण की बात करें तो स्टूडेंट, अगर हमने किसी पात्र में जल ले रखा है और कलर का कोई टुकड़ा लो, कोई भी कलर का टुकड़ा ले लो, कोई भी कलर ले लो, ठीक है ना, आपने कलर का टुकड़ा लिया और डाल दिया, तो क्या होता है? आप सभी ने देखा होगा कि जो कलर का टुकड़ा है वो चारों दिशा में फैल जाता है और हमारा जो, अगर रेड ले रखा है टुकड़ा आपने, तो पूरा विलयन कैसा बन जाता है, रेड बन जाता है। होता है ऐसा या नहीं होता है? तो जो हमने टुकड़ा ले रखा है स्टूडेंट, वो हमने कहाँ डाला था, उस विलयन में। तो इसमें क्या होता है, विलय के जो कण हैं वो उस पानी में चारों ओर गति करने लगते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, सांद्र विलयन। जो हमने कलर ले रखा है वो विलयन कैसा होगा, सांद्र होगा। कैसा होगा, सांद्र होगा, नहीं होगा? नहीं तो आप बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हो ठीक है, दिल पे मत लेके जाना। अगर ब्लड होता है, ब्लड कैसा है, जल के सापेक्ष हमारा सांद्र होगा। अगर ब्लड को किसी भी तरीके से बाई चांस वो जल में गिर जाता है तो आपने क्या देखा है कि जो जल है वो कैसा होता है, रेड हो जाता है, नहीं हो जाता? तो इसमें आपने क्या देखा कि जो विलय के कण हैं वो सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति कर रहे हैं। बट ऑस्मोसिस में इसका उल्टा होता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो विलाय के कण हैं वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। बट इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो विलय के कण है, इसमें विलय के कण है, याद रखना, इसमें विलय के कण सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति करते हैं। दोनों में अंतर समझ में आया? दूसरी चीज, जो विसरण होता है, जो डिफ्यूजन होता है, इसके लिए हमें किसी भी अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत नहीं होती है। बट जो ऑस्मोसिस है, जो परासरण है, वो बिना अर्धपारगम्य झिल्ली के कभी नहीं हो सकता। तो कुछ पॉइंट्स हैं। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ऑस्मोसिस है ये केवल विलयनों में हो सकता है, द्रवों में हो सकता है। लेकिन जो हमारा डिफ्यूजन है ये ठोसों में भी हो सकता है, द्रवों में भी हो सकता है और गैसों में भी हो सकता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा हम अंतर कर सकते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है। तो पहला पॉइंट हमने यही लिखा है कि जो ऑस्मोसिस है, जो परासरण है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। बिना अर्धपारगम्य झिल्ली के ऑस्मोसिस को जो घटना है वो नहीं हो सकती। बट अगर डिफ्यूजन की बात करें तो विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। अब आपने देखा कि जो हमने कलर डाला था, क्या इसमें कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है? नहीं है ना। तो विसरण के लिए हमें अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत नहीं होती है। सेकंड जो अंतर है, परासरण में विलायक के कण
केवल एक दिशा में विसरित होते हैं। केवल एक दिशा का मतलब जानते हो, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। विसरण में विलय तथा विलायक दोनों के कण, इसमें दोनों के कण गति कर सकते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें केवल विलायक के कण गति करते हैं। दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं, वो किसी भी दिशा में विसरित हो सकते हैं, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर भी। अगला जो पॉइंट है अंतर तीनों में, दोनों में, परासरण में विलायक के जो कण हैं वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं या जाते हैं, बट इसमें क्या होता है कि इसमें जो विसरण में विलय के जो कण हैं वो अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। जो मैंने आपसे अभी आपको बताया था कि हमने अगर ब्लड भी आप जल के सापेक्ष देखोगे सांद्री होगा, तो हमने ब्लड को जब उसमें डाला तो ब्लड में जो विलय होगा, अब ऐसा तो है नहीं कि, अब देखो ब्लड जो होता है उसमें पता नहीं कितनी सारी चीज़ें कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, अगर आप बायोलॉजी से तो आपको शायद पता होगा, ठीक है। तो विसरण में जो विलय के कण हैं वो अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाते हैं, गति करते हैं। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है चौथा, कि परासरण क्रिया केवल और केवल द्रव अवस्था में होती है, बट जो विसरण है, जो डिफ्यूजन है, ये ठोसों में भी हो सकता है, द्रवों में भी हो सकता है और गैसों में भी, किसी भी अवस्था में हो सकता है, ठीक है। तो ये अंतर है स्टूडेंट, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको बताया अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप सभी एक पॉइंट डिस्कस करा रहे, तो आदर्श और अनादर्श विलयन थोड़ा सा जान लो उसके बारे में भी। वैसे बोर्ड में नहीं आएगा, वहाँ से अगर गलती से आ जाए, ठीक है ना, वैसे प्रीवियस पेपर कराऊंगा मैं आप सभी को, तब आप देख लेना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे हर एक सेट में आपको न्यूमेरिकल्स ही देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से, तो टेंशन ना लो है। 9 से लेकर 10 साल का एक्सपीरियंस है, पहली साल से हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी पढ़ाया जाएगा, जो भी किया जाएगा, अच्छा ही किया जाएगा आप सभी के लिए। और कल से हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो विद्युत रसायन वाला चैप्टर है स्टार्ट करने वाले हैं। देखो हमारा टारगेट है कि इस मंथ में आपका, देखो पी ब्लॉक हमारा खत्म हो चुका है, इसका एक लेक्चर आएगा, ठीक है। और अब आपको पी ब्लॉक के साथ साथ अब डी एवं एफ ब्लॉक भी हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इधर तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चलेगा, उधर डी एवं एफ चलेगा, ठीक है। तो इस मंथ में आपका ये मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और आपका सरफेस केमिस्ट्री, 3 चैप्टर इधर चले जाएंगे। और फिर हम आप सभी को पता है तत्वों के निष्कर्ष से सिद्धांत और प्रक्रम यूपी बोर्ड से हट गया है और अदर बोर्ड में बचा हुआ, तो इसको हम बाद में कराएंगे, ठीक है। उसके बाद पी ब्लॉक हम आपको करा ही चुके हैं, डी एवं एफ हमारे इसी के साथ स्टार्ट हो जाएगा, इसी के साथ खत्म भी करा देंगे। उसके साथ साथ हमारा उप सहसंयोजक यौगिक, मतलब हमारा टारगेट है कि उप सहसंयोजक यौगिक तक पार्ट 1 में खत्म हो जाए। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप सभी को पता है ज़्यादातर हमारा कंप्लीट हो चुका, 10, 11, 12, एक लेसन बचा हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका एमीन वाला, ठीक है, या फिर नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक कह सकते हो, वो बचा हुआ है। उसके बाद आपका जैव अणु बचा हुआ है। तो ये 2 लेसन्स रह जाएंगे हमारे केवल नवंबर के लिए, ठीक है ना। 2 लेसन्स तो यार आसानी से हम नवंबर में कंप्लीट करा देंगे, तो टेंशन मत लो कोर्स की, बस अपने ऊपर विश्वास रखो कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस आप अच्छे से प्रिपेयर करो, पी ब्लॉक में आप रिएक्शंस अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि उसका रीजन है, पी ब्लॉक ले लो, डी एवं एफ ब्लॉक ले लो, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लो, ये कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूँ तो यहीं से पूछे जाएंगे, अगर मैं बात करूँ कि रिएक्शंस कहाँ से पूछी जाएंगी तो भी यहीं से पूछी जाएंगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। ये जो शुरुआती लेसन है यहाँ से तो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा टारगेट है कि इस मंथ में आपका उप सहसंयोजक यौगिक तक कंप्लीट हो जाए। बस पेशेंस रखना, अपना धैर्य बनाए रखो, आपके साथ हम गलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एक बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो सभी के बारे में सोचना हमारा कर्तव्य है। टेंशन मत लो बस, ठीक है। बस मेहनत करो, डट के मेहनत करो, क्योंकि बिना मेहनत के आप 90+ स्कोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में। आदर्श विलयन हमारे क्या होते हैं, आइडल सॉल्यूशंस इंग्लिश में कहते हैं। देखो वैसे तो टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है, अगर पढ़ोगे तो बस, नहीं तो छोटा सा टॉपिक अगर पढ़ना चाहते हो तो बस इतना सा तैयार कर लो, अनादर्श विलयन, नॉन आइडल सॉल्यूशंस। तो देखो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, किसका, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उनको तो कहते हैं आदर्श विलयन। और जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उनको कहते हैं अनादर्श विलयन। राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं
उनको कहते हैं हम लोग अनादर्स विलियन। बस ये छोटा सा टॉपिक है। वैसे अगर आप इसके डिटेल में जाओगे तो यार इसके एग्जांपल्स में हमें बताने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें, फिर एक्स्ट्रा ग्राफ द्वारा आपको सब कुछ समझाना पड़ेगा। तो यार ये टॉपिक ऐसा है जो कभी पूछा ही नहीं जाता है। मैंने तो अभी तक इस टॉपिक को किसी भी, जितने भी पेपर देखे हैं, चाहे 2020 का ले लो, 2019 का ले लो, 2018 का ले लो, किसी में भी नहीं आया है। ठीक है, तो टेंशन मतलब आपके लिए जो भी पढ़ाया जा रहा है उसमें से पूरा आएगा। दूसरा, आप कह रहे थे सब परास अर्धाप ज्ञात करने की विधियां, तो आपके सिलेबस में वो नहीं है, केवल मेथड्स हैं, लेकिन मेथड्स की डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ज़्यादातर देखो सारे टॉपिक्स तो आप सभी जानते हो, अगर हम बुक का एक एक टॉपिक पढ़ाने लगे, बुक में तो बहुत सारे टॉपिक्स एक्स्ट्रा होते हैं जो कभी पूछे ही नहीं जाते हैं। ये हमारे खुद के नोट्स होते हैं, इनको प्रिपेयर कराया जाता है। ये मान लो अच्छी तरीके से प्रिपेयर कराया गया है, तो इसी में से आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। टेंशन मत लो। इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा जाता है, तो न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर आज समाप्त हो गया है, और कल मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, उसको अच्छे से पढ़ना, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।